हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका यूपीएससी के कल्चर एज वेल एज पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक का नाम क्या है? तमिल थाई वल्तू। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है एम के स्टालिन की, तो उन्होंने इस सॉन्ग को एज अ स्टेट एंथम अडॉप्ट करा गया है। और ये इस वजह से भी इन स्पाइट ऑफ दैट कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ और वर्डिक्ट पास करी थी। उन्होंने कहा था, डायरेक्शंस दी थी कि ठीक है आप डिक्लेयर कर सकते हैं, बट नॉट एवरीवन हैज टू स्टैंड इस कंटेक्स्ट में। बट इन स्पाइट ऑफ दैट इन्होंने डिक्लेयर तो करा है, साथ में कुछ कंडीशंस भी लगाई हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। मैं इसमें सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, फिर साथ में आपको जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसके बारे में बताऊंगा, जो पॉलिटी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एंथम के कंटेक्स में भी उन्होंने कुछ वर्डिक्स जो अपनी पॉइंट्स रेस करे थे वो भी मैं आपको मेंशन करूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि ये जो एंथम है ये किसने लिखा था, उनके बारे में बताऊंगा, उनकी लाइफ के बारे में भी। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ तमिल थाई वल्तू। जैसे मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु का ये स्टेट एंथम अडॉप्ट कर दिया गया है एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो तमिलनाडु की जो है गवर्नमेंट है, उन्होंने ये भी, इट हैज मेड इट मैंडेटरी दैट एवरीवन शुड स्टैंड अप व्हाइल इट्स बीइंग प्लेड। एक्सेप्शन सिर्फ आपके जो फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए एक्सेप्शन है, बट एवरीवन हैज टू स्टैंड अप। तो ये इन पे कर दिए। और इस कंटेक्स में दैट एवरीवन हैज टू स्टैंड अप व्हेन द स्टेट एंथम इज बीइंग प्लेड, उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। तमिल थाई वल्तू। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम बात करते हैं कि तमिल थाई वल्तू के बारे में। इसको एक और नाम से भी कहा जाता है, अगर थोड़े इंग्लिश कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होती है, तो थमिस थाई वास्तु। तो तमिल थाई वल्तू इट इज ऑल्सो नोन एज थमिस थाई वास्तु, विच लिटरली मीन्स इन्वोकेशन टू मदर तमिल। तो तमिल को जिन्होंने, जब ये सॉन्ग लिखा गया था फिर अब उसको एंथम अडॉप्ट करा गया, तो ये एक तमिल लैंग्वेज को एक गॉडेस के फॉर्म में भी इसको वर्शिप करते हैं। इनफैक्ट एक टेम्पल भी डेडिकेटेड है इसके बारे में, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सो दिस सॉन्ग वाज रिटन बाय मनोन मनियम सुंदरम पिल्लई, MS पिल्लई के नाम से ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड इट वॉज, द सॉन्ग वॉज कंपोज्ड बाय, आपका होता है ना कि एक तो लिखा किसने, फिर उस पर कंपोज किसने करा था, उसकी रिडेंशन कितने टाइम होगी, कितने टाइम तक पढ़ा जाएगा, उसके नोट्स वगैरह, तो ये आपका MS विश्वनाथन ने आपका कंपोज करा था। बट मेनली जो आपका जो सबसे ज्यादा मेजर आपके लिए है कि लिखा ओरिजिनली किसने था, वो हो गया आपका MS पिल्लई। सो आपके जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं या फिर आपके स्कूल्स होते हैं, तो उसमें ये आपका सॉन्ग प्ले करा जाता है। सो ऑफिशियल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु स्टार्ट विद दिस सॉन्ग एंड एंड विद द इंडियन नेशनल एंथम। तो ये आपका अभी तक ऑलरेडी, अभी इससे पहले तक का सिनेरियो था। द सॉन्ग इज ऑल्सो संग डेली इन ऑल द स्कूल्स इन तमिलनाडु ड्यूरिंग द असेंबली एट द मॉर्निंग। तो आपका जो मॉर्निंग असेंबली होती है आपकी प्लेग्राउंड में, जब वहाँ पे सारे बच्चे असेंबल होते हैं, तो वहाँ पे भी ये सॉन्ग आपका प्ले करा जाता है। तो अगेन, चाहे स्कूल्स हो या फिर आपका कोई गवर्नमेंट फंक्शन हो या फिर कोई भी ऐसे कुछ स्टेट ओकेजन होती है, तो वहाँ पे सॉन्ग प्ले करा जाता है। स्टार्ट आपका सॉन्ग ये इस सॉन्ग से आपको करते हैं एंड उसके बाद आपका नेशनल एंथम एंड में प्ले करा जाता है। अब हम बात करते हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ दिस सॉन्ग एज अ स्टेट एंथम ऑफ तमिलनाडु। तो ये अभी 17 दिसंबर को ही ये डेवलपमेंट हुई है। तो साथ में उन्होंने यही कहा है कि इस डेवलपमेंट के अंदर क्या डायरेक्शंस पास करिए, इट विल बी संग at all the public events in educational institutes and government offices। तो गवर्नमेंट की या फिर स्कूल्स की या फिर आपके कॉलेजेस भी हो गए, तो वहां पे आपकी जो भी पब्लिक इवेंट होती है, तो वहां पे ये सॉन्ग को रिसाइट करा जाएगा, गाया जाएगा। एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंटली एबल्ड, एवरीबडी विल हैव टू स्टैंड व्हेन इट इज बीइंग प्लेड और बीइंग संग। तो आपका उसका वहां पे इंस्ट्रूमेंटल चल रहा है या फिर आपका मतलब ड्रम बीट्स चल रही है या फिर उसको गाया जा रहा है, तो सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। पर ये जो अभी जो गवर्नमेंट का ऑर्डर दिया है, जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने अपने गेजेट नोटिफिकेशन में भी इशू कराया है, बट दिस कम्स इन द आफ्टरमैथ ऑफ अ मदुरई बेंच वर्डिक्ट। जो मद्रास हाईकोर्ट की जो मदुरई बेंच है, उसने एक्चुअली ऑर्डर में कुछ और कहा था। उसमें थोड़ा डिबेट चल रहा था कि एक्चुअली होना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, विच सेड दैट देयर इज नो स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिक्वायरिंग द अटेंडीज टू स्टैंड अप व्हेन तमिल थाई वास्तु या फिर वल्तु इज बीइंग संग। तो ये कुछ दिन पहले, इनफैक्ट आई थिंक दिसंबर में ही ये डेवलपमेंट हुई थी, जो उन्होंने अपना ऑर्डर पास करा था। इनफैक्ट टू बी स्पेसिफिक, December 6 को। तो ऑब्जर्वेशंस ऑन दिस सॉन्ग वर मेड बाय जस्टिस GR स्वामीनाथन इन हिज ऑर्डर पास्ड ऑन December 6, in which case Khan
इलांगो वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अनदर। तो ये केस का नाम है, ये अगेन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकते हैं कि ये केस किस वजह से न्यूज में था, कौन सी बेंच ने या फिर कौन से हाई कोर्ट ने इस पे वर्डिक्ट पास करी थी, और किस कंटेक्स्ट में करी थी, किस चीज से, या फिर किस नेशनल सॉन्ग से, स्टेट एंथम से, या फिर नेशनल सॉन्ग किस कंटेक्स्ट में ये था। तो इसने नेशनल सॉन्ग एज वेल एज स्टेट एंथम में बहुत सारे पॉइंट्स इसमें रेस करे थे। तो इस वर्डिक्ट के बारे में मैं पढ़ा देता हूँ, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये ध्यान रखना, कैन इलांगो वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अनदर। तो ये आपकी जो वर्डिक्ट थी मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच की, तो उसमें इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रेज करे थे। इट रूल्ड दैट तमिल थाई वास्तु इज अ प्रेयर सॉन्ग एंड नॉट एन एंथम। उस टाइम पे ये दिसंबर 6 को कहा था, अभी दिसंबर 17 को तो स्टेट एंथम डिक्लेयर कर दिया गया। तो हम कुछ 10 दिन पहले की बात करते हैं कि उसमें क्या कहा था। इट इज अ प्रेयर सॉन्ग एंड नॉट एन एंथम, एंड while the highest reverence and respect ought to be shown to the Tamil this song, it is not necessary to stand for it। तो इसने यही कहा था कि ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं कि डेफिनेटली ये सॉन्ग वेदर इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट एंथम और नॉट, वो एक अलग चीज है, बट ये सॉन्ग की वैसे भी अपनी तमिल कल्चर एंड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो इन स्पाइट ऑफ दैट, आप खड़े हो ना हो, इसकी जगह वो बनी रहेगी। तो फिर इसने आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए थे अपनी चीज को, अपने इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। द कोर्ट ऑल्सो रेफर टू द बिजोई एमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का जो केस है उसको रेफर करा था, इन विच द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लॉ विच ओब्लाइजेस एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम। तो ये मेंशन करा था कि अगर नेशनल एंथम चल रहा है तो आपको ऐसा नहीं कि आपको भी गाना पड़ेगा वहां पे। अगर कोई गा रहा है तो यू कैन स्टे साइलेंट, ऑब्वियसली बात है, अगर क्राउड में खड़े हैं सारे गा रहे हैं तो आप गाएंगे, बट कोई कंपल्शन नहीं है। ये कहा था बिजोई इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 में, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वर्डिक्ट दी थी। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को भी मेंशन करा था कि नो वन इज अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू सिंग द नेशनल एंथम व्हेन इट इज बीइंग प्लेड। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में it directed that although all cinema halls shall play the national anthem before the film and all present are obliged to stand, it had notified the directions and made it optional and not mandatory। तो उसने यही कहा था कि ठीक है, इट इज कंपलसरी कि सारे नेशनल जो सिनेमा हॉल्स हैं उसके स्टार्टिंग में नेशनल एंथम प्ले करा जाएगा और एवरीवन शुड वहां पे खड़ा होना चाहिए, बट साथ में ये भी कह दिया था कि इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। अगर कोई, काफी आपने केसेस सुने होंगे कि नेशनल कोई सिनेमा हॉल में अगर कोई आदमी खड़ा नहीं हो रहा तो साथ में कुछ लोग वहां पे राउडीज होते हैं, वो पीटना शुरू कर देते हैं कि तू खड़ा क्यों नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट लोग अपने आप ही खड़े हो जाते हैं एंड खड़ा होना चाहिए। पर अगर कोई नहीं खड़ा हो रहा ड्यू टू सम और द अदर रीजन, तो ये मतलब ही कैन मेक अ चॉइस, ही और शी कैन मेक अ चॉइस बिकॉज इट इज ऑप्शनल एंड नॉट मैंडेटरी। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि सिनेमा हॉल में अगर नेशनल एंथम प्ले करा जा रहा है तो आपको खड़ा होना ही है। तो ये मैं नहीं कह रहा, पहली बात तो ये, कहीं आप लोग मुझे गालियां दे, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में कहा था। तो ये भी है। तो जो 1986 की वर्डिक्ट थी उसमें कहा था कि नॉट एवरीवन इज अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू सिंग द नेशनल एंथम, और 2017 की जो वर्डिक्ट थी श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा था कि सिनेमा हॉल्स के स्टार्टिंग में प्ले करा जाएगा, आइडियली सब कुछ लोग खड़े भी हुए, पर अगर नहीं खड़े हो रहे तो वो उनकी अपनी चॉइस है, इट्स नॉट मैंडेटरी। फिर ये जो मद्रास हाईकोर्ट की जो मदुरई बेंच है उन्होंने क्या कहा, while it is true that members of the audience conventionally stand up whenever this Tamil, Thai, Valthu or Vastu song is being sung, the question is whether this is the only mode in which respect can be shown। जो एक क्वेश्चन, अगेन यू कैन यूज दीज पॉइंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल एंथम ऑल्सो, अगर उस पर कभी कुछ क्वेश्चन है फिर इंटरव्यू में है तो उसमें यही कहा जाता है कि जबरदस्ती खड़ा होना इज द ओनली वे टू शो द रिस्पेक्ट। एक होता है कि काफी लोगों को फोर्स करा जाता है कि भारत माता की जय चिल्लाओ, इस तरीके से करो, अच्छी बात है, भारत माता की जय, वी शुड, बट एक होता है ना कि शाउटिंग वाला चीज हो गया है कि ये सब चीजें करो, आप करो तभी आप नेशनलिस्टिक दिखोगे। कुछ लोग साइलेंटली भी अपना काम आराम से कर रहे हैं और देश अपने टैक्सेस टाइम पे कर रहे हैं, तो वो नेशनल सर्विस कर रहे हैं, बट एक शाउटिंग वाला चीज हो चुका है कि क्या ये सही है। तो सिमिलरली इट्स मोर लाइक अ शो ऑफ कि आप नेशनल एंथम के टाइम पे तो खड़े हो रहे हैं बट वैसे आप करप्शन कर रहे हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में ये भी इन्होंने हाई कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट द ओनली वे टू शो रिस्पेक्ट, अलग चीजें भी होती है। सो
और साथ में इन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बहुत सारी चीज करे। तो साथ में यही कहा कि एक ये हिपोक्रेसी है, वैसे तो हम प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, बट साथ में अगर कोई डिफरेंट तरीके से अपनी रिस्पेक्ट शो करता है स्टेट एंथम को, नेशनल एंथम को, नेशनल फ्लैग को, स्टेट फ्लैग को, तो उसमें हम डिफर करते हैं। नेशनलिज्म के टाइम पे अगर हम किसी के नेशनलिज्म को जज करते हैं, अगर आप मेरे नेशनलिज्म को जज करेंगे तो मेरा नेशनलिज्म अलग तरीके से मैं शो करूंगा, तो उसमें हम डाइवर्सिटी क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? व्हाई एवरीवन हैज टू शाउट और व्हाई एवरीवन हैज टू स्टैंड, ये कोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके जो मद्रास हाईकोर्ट की जो मदुरई बेंच थी उसकी वर्डिक्ट थी। ये दिसंबर 6 2021 को आपकी पास करी गई थी, वर्डिक्ट आपकी अनाउंस करी गई थी, एंड दिसंबर 17 को स्टेट एंथम डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उसकी वर्डिक्ट को बाईपास कर उन्होंने कहा था एवरीवन हैज टू स्टैंड एक्सेप्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए, जो मैंने आपको सॉन्ग के बारे में बताया, उसके अडॉप्शन के बारे में एंड एज अ स्टेट एंथम, एंड साथ में मैंने ये भी बताया कि मद्रास हाईकोर्ट की वर्डिक्ट क्या रही। अब मैं साथ में बात करता हूँ एम एस पिल्लई के बारे में, जिन्होंने ये सॉन्ग लिखा था, कंपोज ये लिखा था, एंड साथ में कंपोज किसी और ने करा था। तो मतलब कंपोजिशन मतलब उसकी जो पूरी म्यूजिकल ट्यून होती है, कंपोजिशन आई मेंट इन दैट वे, बट लिखा किसने था? ये एम एस पिल्लई ने लिखा था। इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इस सॉन्ग के अलावा इन्होंने और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करा है इन द कल्चरल एंड द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। तो इनका पूरा नाम है मनोन मनियम सुंदरम पिल्लई। ये 19th सेंचुरी में इनकी लाइफ इनकी थी 1855 से 1897 तक। अगेन दैट इज जस्ट फॉर रेफरेंस, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। सो ये एक स्कॉलर थे बहुत बड़े इंडिया के। सो ही इज नोटेड फॉर द फेमस तमिल ड्रामा मनोन मनियम, मनोन मनियम, एज वेल एज द स्टेट सॉन्ग ऑफ, जिसके बारे में हम बात करते हैं, तमिल थाई वल्थू। ही established द शैव प्रकाश सभा एट त्रिवेंद्रम in 1885. So शैव प्रकाश सभा। He also taught even स्वामी विवेकानंद about the शैव सिद्धांतम। तो शैव के नाम से आप देख सकते हैं शैव प्रकाशन सभा, ये इन्होंने स्टैब्लिश करी थी। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद को भी इन्होंने पढ़ाया था। स्वामी विवेकानंद खुद ही अपने आप में लर्नड फेलो थे, उनको इन्होंने पढ़ाया था अबाउट द शैव सिद्धांतम। इनफैक्ट इन 1885 ही ऑल्सो पब्लिश्ड जथिरा सौगिरा गम, विच इज कॉमनली नोन एज नूत्रोगई विलाकम। ये थोड़े से नाम मेरे लिए प्रोनाउंस करने डिफिकल्ट हो रहे हैं, तो अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो ये इन्होंने पब्लिश करा था चथिरा सौगिरागम, विच इज कॉमनली नोन एज नूत्रोगई विलक्कम। ये 1885 में पब्लिश करा था, ये भी इनका एक लैंडमार्क पब्लिकेशन था। एंड देन जो इनका मास्टरपीस कहा जाता है मनोन्मनियम इन 1891, इन्होंने ये लिखा था, पब्लिश करा था। साथ में ही ऑल्सो पब्लिश्ड दैट सम माइलस्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ तमिल लिटरेचर इन 1895, और 1897 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये इनके की वर्क्स हैं। हो सकता है इस सॉन्ग के बारे में ना बात करें, स्टेट एंथम के बारे में ना करें, पर इनके बाकी वर्क्स के बारे में कर ले। और हम बात करते हैं तमिल थाई। तो हम बात कर रहे थे तमिल थाई वल्थू के बारे में, जैसे हम बात कर रहे थे, तो उसमें तमिल थाई क्या होता है एग्जैक्टली वो मैंने आपको बताया था कि इन्वोकेशन टू द मदर तमिल, ये उस सॉन्ग का पूरा लिटरल मीनिंग है उसका नाम का, पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो तमिल थाई और थमिस्थ थाई, सो दैट डिनोट्स अ डिफाइड पर्सोनिफिकेशन ऑफ तमिल लैंग्वेज एज अ मदर। तो यानी कि इसका मतलब होता है, इस टर्म का मतलब होता है कि तमिल लैंग्वेज को एक मदर की तरीके से, आपका गॉडेस मदर की तरीके से आपका इसको पूजा करी जाती है। सो द डिफिकेशन यानी कि डीटी, डिफिकेशन आपका मतलब होता है, यानी कि ये DEI जो आपका होता है, ये आपका DT से आया है। DT हो गया आपका मदर गॉडेस हो गया। सो डिफिकेशन ऑफ तमिल लैंग्वेज in the person of a mother got established during the Tamil Renaissance movement of the later half of the 19th century। जो 19th century का जो later half था, जो आपका बाद का जो half था, जहां पे जो मैंने आपको बताया था MS पिल्लई के बारे में बताया था, तो उसी दौरान हुआ था, तभी उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने ये सॉन्ग भी लिखा था। एंड इन फैक्ट इस तमिल लैंग्वेज के लिए एक टेम्पल भी है, तमिल थाई कोविल इज अ टेम्पल इन विच द प्रिसाइडिंग डीटी इज तमिल थाई रिप्रेजेंटिंग तमिल लैंग्वेज। तो ये कहा जाता है कि वर्ल्ड में शायद ये इकलौता ऐसा मंदिर है, शायद ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पे एक लैंग्वेज को एक भगवान के रूप में पूजा करा जाता है। दिस टेम्पल इज लोकेटेड इन कराईकुड़ी इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, एंड इट इज परहैप्स द ओनली टेम्पल इन द वर्ल्ड फॉर वर्शिपिंग अ लैंग्वेज एज अ गॉड और गॉडेस। तो फ्रेंड्स ये था मेरा तमिल थाई के बारे में। आई होप आपको
मैंने सारी डायमेंशंस इसमें कवर कर दी, जिसमें मैंने आपको सॉन्ग के बारे में बताया, रीसेंट डेवलपमेंट बताई, फिर मैंने आपको मद्रास हाईकोर्ट की वर्डिक्ट बताई, एमएस पिल्लई के बारे में बताया और तमिल थाई के बारे में भी बताया मैंने आपको। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। ऐसी बहुत सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके जो करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में वो आपको मिलती रहेगी यहाँ पे। फ्रेंड्स, हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। तो फ्रेंड्स, आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, आप हमें इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और या फिर हमारे फ़ोन नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपके डाउट्स क्लियर कर दी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस। बाय, थैंक यू।